सब्सक्राइब कीजिए जीएम एकेडमी को और घंटे को दबा दीजिए फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वीडियो सॉल्यूशन सीरीज। आज का वीडियो हम स्टार्ट करेंगे लेवल 2 के क्वेश्चन नंबर 21 से। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास, सेलेक्ट द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास यहाँ पे कुछ सेट्स दिए हुए हैं जिनमें हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक करना है। तो पार्ट ए में देख लेते हैं। तो यहाँ पर एल्कीन्स दिए हुए हैं, तो एल्कीन में सबसे पहले देख लेते हैं कि ए में जो फर्स्ट कंपाउंड है ए, इसमें रेजोनेंस नहीं है। और अल्फा एच काउंट करें तो यहाँ पे 3 + 2 + 5 + 7, तो 7 अल्फा एच, यानी हाइपर कॉन्जुगेशन तो पॉसिबल हो गई एल्कीन की स्टेबिलिटी को चेक करना है तो। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर रेजोनेंस भी हो रहा है, यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा, यहाँ पर भी रेजोनेंस हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी जो होगी वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड की होगी। अब रेजोनेंस के साथ साथ यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन भी होगा। तो नंबर ऑफ अल्फा एच काउंट कर लेते हैं, 1 3, तो यहाँ पे हो जाएंगे 3 + 2 + 2, तो यहाँ पे कितने प्लस अल्फा एच होंगे, 7 अल्फा एच। यहाँ पर रेजोनेंस के साथ में कितने अल्फा एच होंगे, 1 अल्फा एच तो ये हो जाएगा, और 2 अल्फा एच ये हो जाएंगे जो हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो 3 अल्फा एच यहाँ पर हो जाएंगे। यहाँ पर मैं काउंट करूँ तो कितने अल्फा एच काउंट होंगे, 2 तो ये हो जाएंगे इस डबल बॉन्ड के हिसाब से, और 2 ये, और यहाँ पर 2 इस डबल बॉन्ड के कोरस्पॉन्डिंग हो, तो यहाँ पर टोटल 6 अल्फा एच काउंट हो जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी यदि देखें कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल, जो स्टेबिलिटी ऑर्डर हम देखना चाहें कि स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे ज़्यादा किसका होगा, जिसमें रेजोनेंस भी हो और हाइपर कॉन्जुगेशन भी सबसे ज़्यादा हो, तो ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा बी। देन इसके बाद में डी, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है। अब यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन में कंपेरिजन करें तो अल्फा एच यहाँ पर ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स भी ज़्यादा होंगी, तो बी के बाद डी, ए, देन सी। तो ये हो जाएगा स्टेबिलिटी ऑर्डर पार्ट ए का। पार्ट बी में देखते हैं, तो यहाँ पर भी सेम ही है, यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर मैं देखूँ तो यहाँ पर भी रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पर कोई भी रेजोनेंस नहीं हो रहा, नो रेजोनेंस। यहाँ पर भी कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा, ठीक है। तो रेजोनेंस वाले जो है उनमें हम नंबर ऑफ अल्फा एच काउंट कर लेते हैं। अब यहाँ पर 3 + 3 ये हो जाएंगे 6 अल्फा एच, जो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से हो रहा है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ओनली 2 अल्फा एच है एक्स्ट्रा, ठीक है। और यहाँ पर रेजोनेंस तो है नहीं, बट हाइपर कॉन्जुगेशन तो पॉसिबल होगा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पर देखें तो कितने अल्फा एच है, यहाँ पर 5 अल्फा एच आ जाएंगे, 5 अल्फा एच। और यहाँ पर देखें हम तो यहाँ पर भी हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, और उसके लिए नंबर ऑफ अल्फा एच नियर बाय एल्कीन के पास के कार्बन पे जितने हाइड्रोजन जुड़े हुए वही काउंट करते हैं अपन। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 4 अल्फा एच। तो इस बेसिस पे जो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि रेजोनेंस के साथ साथ अल्फा एच किस में ज़्यादा है, यहाँ पर ज़्यादा है सबसे, तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी हो जाएगी, बी। देन हमारे पास में क्या हो जाएगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज + 2 अल्फा एच, ए। देन यहाँ पर 5 अल्फा एच है और यहाँ पे 4 अल्फा एच, तो 5 अल्फा एच ज़्यादा स्टेबल होगा। देन सी, देन डी। तो पार्ट बी का आंसर ये हो जाएगा। पार्ट सी देख लेते हैं। पार्ट सी में हमारे पास यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। रेजोनेंस के साथ साथ यहाँ पर अल्फा एच कितने होंगे, ये 3 वाले अल्फा एच हो जाएंगे, 3 अल्फा एच, ठीक है। बी ऑप्शन में देखते हैं तो यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, ठीक है। और ये जो है ये एलियन सिस्टम है, या एलियन सिस्टम है, तो यहाँ पर रेजोनेंस भी नहीं हो रहा और हाइपर कॉन्जुगेशन भी नहीं होगा, नो रेजोनेंस एंड नो हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। सबसे ज़्यादा अनस्टेबल होता है ये ट्रिपल बॉन्ड सिस्टम, ठीक है, हाईली अनस्टेबल। सी ऑप्शन में देख लेते हैं, तो यहाँ पर भी यही एलियन सिस्टम ही है, और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा। तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबल होगा, अपने को मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर ही पता करना है, तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा, ए। पार्ट सी का आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर हमें कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच कराना है। तो कॉलम 1 और कॉलम 2 को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक ग्रुप दिया हुआ है NO2। अब NO2 इस तरह का ग्रुप है, इसको +M और -M डिसाइड करना है, और +I और -I डिसाइड करना है। तो +M -M के लिए क्या करना है कि कोई भी ग्रुप जो जुड़ा हुआ है उसको आप, यहाँ पे ग्रुप है, अब यदि ये लोन पेयर कंटेनिंग है तो ये रेजोनेंस कैसे होगा, इस तरह से। दैट मीन्स ये सिस्टम को अपना लोन पेयर दे रहा है, तो ये हो जाएगा +M ग्रुप। यदि यहाँ पर कोई ऐसा ग्रुप जोड़ दूँ मैं C डबल बॉन्ड C के साथ में, जो रेजोनेंस करने के बाद में सिस्टम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले, तो ये जो ग्रुप हो जाएगा X डबल बॉन्ड Y, ये हो जाएगा -M ग्रुप। तो NO2 के केस में यदि हम C डबल बॉन्ड C के साथ में NO2 को रेजोनेंस में कराएं
तो क्या होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो ये ग्रुप हो जाएगा -m। और यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के सिंगल बॉन्ड पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस देखेंगे तो किधर जाएगा इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन की तरफ, दैट मीन्स ये हो जाएगा -I ग्रुप। तो यहाँ पर अपन यदि सेलेक्ट करें तो क्या हो जाएगा -m एंड -I। वैसे ही यहाँ पे O- है तो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये रिपेल करेगा क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या हो जाएगा +I ग्रुप हो जाएगा। प्लस जब भी इसको C++ सिस्टम के साथ में हम मैच करेंगे C++CO- तो रेजोनेंस कैसे होगा, इस तरह से। दैट मीन्स ये जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिस्टम को दे रहा है, तो ये हो जाएगा +m ग्रुप, तो यहाँ पर +m हो जाएगा ये। इसी तरह से OCH3 में भी देखें तो यहाँ पे लोन पेयर है, तो ये +m तो हो जाएगा, बट यदि यहाँ पे कार्बन कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डिफरेंस किधर होगा, इधर। ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये ग्रुप अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ये हो जाएगा -I। इसी तरह से ये ग्रुप देखें तो रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ ही खरीदेगा, तो ये -m हो जाएगा। और ये sp कार्बन है तो ये सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ ही अट्रैक्ट करेगा, तो ये -I हो जाएगा। तो इस तरह से हम ऑब्जर्व कर लिया हमने, तो अपन मैचिंग कर लेते हैं कि A के साथ में कौन कौन से ग्रुप मैच होंगे, -m -I, तो -m -I यानी P एंड S। B के साथ में कौन से मैच होंगे, +I एंड +m यानी +I +m यानी Q एंड R। C के साथ में कौन से ऑप्शन मैच होंगे, +m -I, तो +m हमारे पास में Q है और -I S। D के साथ में हमारे पास कौन से मैच होंगे, -m -I, दैट मीन्स P एंड S। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, मैच द कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड में कुछ सिमिलरिटीज़ होंगी, उन्हें हमें मैच कराना है। तो यहाँ पर देखते हैं कि ए ऑप्शन में हमारे पास ब्यूट-2 दिया हुआ है, तो इसका हमें सब डायपोल चेक करना है, मेल्टिंग पॉइंट चेक करना है और बॉइलिंग पॉइंट चेक करना है। तो सबसे पहली जो चीज़ है कि मेल्टिंग पॉइंट का यहाँ पे दिया हुआ है कि ट्रांस का सिस से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर जितने भी मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं उन सभी मॉलिक्यूल्स का मेल्टिंग पॉइंट का ट्रांस का ही सिस से ज़्यादा होगा, क्योंकि ट्रांस जो आइसोमर होता है वो मोर सिमेट्रिक होता है, और उसकी थर्मल स्टेबिलिटी भी हाई होती है। थर्मल स्टेबिलिटी भी जो होगी वो हाई होगी, थर्मल स्टेबिलिटी हाई होगी तो मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा। मेल्टिंग पॉइंट जो होगा ट्रांस का हमेशा ज़्यादा होगा सिस से। तो यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें हमारे पास आर ऑप्शन तो करेक्ट होगा कि इनके ट्रांस आइसोमर का मेल्टिंग पॉइंट सिस आइसोमर से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सब जगह हम ये आर तो मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पे आर 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 और ये आर, ये तो मैच हो जाएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि इनका डायपोल मोमेंट हमें चेक करना है। तो डायपोल मोमेंट के लिए देखते हैं कि जो सिस और ट्रांस हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने सिस बना लिया, यहाँ पर एक बार मैंने सिस बना लिया, ये भी बना लिया। ठीक है, अब यहाँ पर इनका बॉन्ड मोमेंट्स यदि मैं चेक करूँ, यहाँ पर CH3 और ये CH3 ट्रांसफॉर्म है ये, तो यहाँ पर ये sp3 कार्बन है और ये sp2 कार्बन है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इस तरफ होगा, और इसमें भी इस तरफ होगा। तो यहाँ पर मैं देखूँ तो जो रिजल्टेंट होगा वो इस तरफ आएगा, तो म्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। बट यहाँ पर मैं देखूँ तो क्या होगा, एक बार रिजल्टेंट ऐसा आएगा और एक बार बॉन्ड मोमेंट इधर आएगा, तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 की तरफ आ रहा है, क्योंकि बॉन्ड मोमेंट्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। ठीक है, ऐसा ही अपन यहाँ पर देखें कि C++ ये क्लोरीन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर क्लोरीन H H ये हो गया ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पर सिस फॉर्म भी देख लेते हैं, तो ये सिस फॉर्म भी इस तरह से है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोरीन के केस में क्या होगा, क्लोरीन के केस में इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये बॉन्ड मोमेंट इधर होगा, इसका भी बॉन्ड मोमेंट इस तरफ होगा। यहाँ पर बॉन्ड मोमेंट 1 तो इधर हो जाएगा, 1 इधर हो जाएगा, तो दोनों का जो समेशन आएगा वो इधर आएगा। तो यहाँ पर तो कैंसिल आउट हो रहा है, तो म्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल 0 हो रहा है और यहाँ पे नॉट 0 है। तो यहाँ पर जो हो रहा है सिस का डायपोल मोमेंट ट्रांस से ज़्यादा आ रहा है, यहाँ पर भी डायपोल मोमेंट जो है वो सिस का ट्रांस से ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन के पास क्या ऑब्जर्वेशन आ रहा है कि यदि एल्कीन के पास में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ये, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, दोनों के दोनों सेम जुड़े हुए, तो इस तरह की फिनोमिना होगी। तो हमारे पास सिस ट्रांस वाले जो डायपोल मोमेंट है वो सिस ट्रांस से ज़्यादा है, तो P वाला ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर मैच कर जाएगा। तो P कहाँ पे आएगा, R के साथ साथ P यहाँ पर भी आ जाएगा और P
यहाँ पर भी आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में ट्रांस का सिस से डायपोल मोमेंट ज़्यादा होता है, ये चेक करना है हमें। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे कि यहाँ पर डायपोल मोमेंट इनका बनाएंगे। तो यहाँ पर Cn और CH3, तो ये तो सिस फॉर्म हो गया। अब सिस फॉर्म हो गया, और इस सिस फॉर्म में जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा वो कैसे होगा, और ये ट्रांसफॉर्म हो गया, ये ट्रांसफॉर्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर जो इसका डायरेक्शन होगा वो इस तरफ होगा, और इसका जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, इस तरफ। तो जो रिजल्टेंट होगा उसके बीच में एंगल ये वाला आएगा, दो के बीच में, और रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या आ रहा है, जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन एक इधर तरफ है और ये भी इधर है। दैट मीन्स इनके बीच का जो एंगल है वो कितना है, 0। तो रिजल्टेंट जब भी अपन कैलकुलेट करते हैं इसका, तो म्यू रिजल्टेंट जो होता है वो क्या होता है, रूट μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर प्लस 2μ1 μ2 कोस थीटा। तो थीटा की वैल्यू इंक्रीज करती है तो म्यू रिजल्टेंट क्या होगा, वो डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पर थीटा क्या है, लगभग 0 डिग्री है। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म है ये, तो इसका म्यू रिजल्टेंट भी मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पर यदि डायपोल मोमेंट अपन कैलकुलेट करते हैं इसके केस में, तो यहाँ पर ट्रांस का डायपोल मोमेंट इससे ज़्यादा होगा। सिमिलरली सी ऑप्शन में भी देखते हैं अपन, तो वहाँ पर भी जो ट्रांस होगा Cl CH3, यहाँ पर भी सेम ही डायरेक्शन में बॉन्ड मोमेंट्स होंगे, तो इसका भी डायपोल मोमेंट ट्रांस का सिस से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन था कि हमारे पास डायपोल ट्रांस से सिस किसका ज़्यादा होगा, तो क्यू ऑप्शन इसके साथ मैच कर जाएगा। इसके बाद में जो ऑप्शन है वो है बॉइलिंग पॉइंट, कि बॉइलिंग पॉइंट सिस का ट्रांस से ज़्यादा है। तो हमारे पास जो होता है उसमें क्या ऑब्जर्वेशन है कि यदि जो डायपोल बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायपोल मोमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो बॉइलिंग जो डायपोल मोमेंट जिसमें सिस का ज़्यादा होगा ट्रांस से, उसी में बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा सिस का ट्रांस से। तो हमारे पास जो आंसर इसमें मैच करेगा वो कौन से मैच करेगा, जिसमें पी आ रहा होगा। तो पी के साथ में हमारे पास एस भी मैच करेगा और यहाँ पर भी एस मैच करेगा। तो यहाँ पर एक कंक्लूड कर लेते हैं कि ए के साथ में क्या आ रहा है, पी एस एंड आर, बी के साथ में क्यू आर, सी के साथ में क्यू आर एंड डी के साथ में भी पी एस आर। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें मोस्ट स्टेबल पता करना है। तो पार्ट ए देख लेते हैं। पार्ट ए में यहाँ पे कार्बोकेटाइन दिया हुआ है, तो ये क्या है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। ठीक है, इनकी वजह से प्लस साइड भी होगा और हाइपर कॉन्जुगेशन भी होगा। यहाँ पर टर्सरी कार्बोकेटाइन है और यहाँ पर ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन, और ये तो सिंपल है, यहाँ पर सिंपल 3 नाइट्रोजन दिए हुए हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, टर्सरी। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा आंसर हमारे पास बी, क्योंकि यहाँ पर प्लस आई भी ज़्यादा है और हाइपर कॉन्जुगेशन भी ज़्यादा होगा। पार्ट बी में देखते हैं, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी चेक करनी है, तो यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, प्लस 3 अल्फा एच भी होंगे इसकी तरफ से। ठीक है, यहाँ पर रेजोनेंस हो रहा है, प्लस 3 + 3 6 अल्फा एच होंगे। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर ओनली रेजोनेंस हो रहा है, पर अल्फा एच यहाँ पर काउंट किया जाए तो अल्फा एच यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर सिंपल रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ पर भी सिंपल रेजोनेंस हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी कहाँ होगी, जहाँ रेजोनेंस के साथ साथ अपने पास हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए अल्फा एच भी ज़्यादा हो। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, यहाँ पर 6 अल्फा एच एक्स्ट्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पार्ट सी। पार्ट सी में हमारे पास जो है उसमें दिया हुआ है कि स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की देखनी है। तो यहाँ पर ये जो कार्बोकेटाइन है ये कौन सा है, टर्सरी कार्बोकेटाइन है, 3 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो 3 प्लस आई ग्रुप जुड़े होंगे और हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स भी ज़्यादा होंगे। यहाँ पर ये सेकेंडरी है, यहाँ पर ये भी सेकेंडरी है और ये प्राइमरी है। तो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर पता करना है, तो आंसर हो जाएगा ए, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा टर्सरी कार्बोकेटाइन। देन पार्ट डी देखते हैं। पार्ट डी में हमारे पास यहाँ पे जो है ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, यहाँ पर ये टर्सरी है। डिग्री कैसे डिसाइड करते हैं कि कितने कार्बन से वो जुड़ा हुआ है, और ये प्राइमरी है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, सी। नेक्स्ट डी ई में देखते हैं। तो ई में हमारे पास यहाँ पर एल्कीन दिया हुआ है, तो एल्कीन की स्टेबिलिटी अपन हाइपर कॉन्जुगेशन से देखते हैं। तो यहाँ पर कितने 6 अल्फा एच है, ये 6 अल्फा एच हो गए, यहाँ पर भी 6 अल्फा एच है। दोनों में यदि नंबर ऑफ अल्फा एच सेम है तो ये जो फॉर्म है ये क्या है, ट्रांस फॉर्म है, और ये कौन सा फॉर्म है, ये सिस फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर दोनों फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो है वो सेम साइड है, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ पर मैं देखूँ तो यहाँ पर अल्फा एच 2 अल्फा एच है, सिंपल ये वाले,
और यहाँ पर 3 अल्फा एच है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अल्फा एच कहाँ पे आ रहा है, ए और बी में, और ए और बी में कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, ट्रांस जो होता है स्टेबल होता है सिस से ज़्यादा। स्टेबिलिटी जो भी जब भी होती है यदि अपन देखें तो ट्रांस ज़्यादा होता है सिस से नॉर्मली। तो अपना जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर हो गया ए। नेक्स्ट एफ देखते हैं। तो एफ में स्ट्रक्चर देखना है तो ए हमारे पास ये दिया हुआ है, इसमें रेजोनेंस कहाँ किस तरह से होगा, पाई सिंगल, बस इतना ही होगा। यहाँ पर देखें तो ये कॉन्जुगेशन ये कार्बोकेटाइन को भी कॉन्जुगेशन में आता है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन सिंपल इसके साथ कॉन्जुगेशन में ओनली, ठीक है। तो एक ही रेजोनेटिक स्ट्रक्चर अप्रोक्सीमेटली इसकी बनेगी। बट यहाँ पर डेल प्लस यहाँ पर भी आएगा, एक बार यहाँ पर आएगा और एक बार यहाँ पर आएगा। तो दैट मीन्स 3 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन, यानी 4 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे 2 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर एक बार यहाँ पे आ गया, डेल प्लस यहाँ भी बन जाएगा, फिर एक बार यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से कितने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेंगे, यहाँ पे 3 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बनेंगे। और यहाँ पर मैं देखूँ तो ये इस तरह से, तो डेल प्लस एक बार यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पर डेल प्लस आएगा। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी 3 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स ही हैं, बट यहाँ पर ये जो एल्कीन है ये सिस फॉर्म में देखा जाए तो, और ये जो एल्कीन है ये ट्रांसफॉर्म में। बट अपने को तो सिर्फ सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर चेक करना है। सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा होगा, जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएगा। तो यहाँ पे 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहाँ बन रहे हैं, यहाँ पर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं पार्ट जी। पार्ट जी में हमारे पास जो है कार्बोकेटाइन यहाँ पे दिया हुआ है, ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी नहीं है प्राइमरी में, या प्लस आई ग्रुप है सिंपल, यहाँ पर भी प्लस आई ग्रुप है, ये टर्सरी हो जाएगा। यहाँ पर ये 2 ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी हो जाएगा। यहाँ पर ये सेकेंडरी है, बट ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है ये यहाँ पे रेजोनेंस पे पार्टिसिपेट कर रहा है, तो प्लस यहाँ पर रेजोनेंस भी होगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी जो होती है वो रेजोनेंस की वजह से होती है, इसलिए अपना मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखते हैं 25 क्वेश्चन में हमने जो देखा है वो है आइडेंटिफाई द मोस्ट बेसिक कंपाउंड इन द फॉलोइंग। तो मोस्ट बेसिक कंपाउंड देखना है, तो जो लोन पेयर कंटेनिंग है वो लोन पेयर इजीली अवेलेबल कहाँ पे होगा वो अपने को देखना है। तो यहाँ पर तो ये लोन पेयर क्या हो रहा है, डी लोकलाइज हो रहा है। यहाँ पर ये लोन पेयर डी लोकलाइज नहीं है, ये लोकलाइज्ड फॉर्म में, दैट मीन्स ये डोनेशन के लिए ज़्यादा अवेलेबल है। बट यहाँ पर देखूँ मैं तो ये लोन पेयर यहाँ पर भी रेजोनेंस में जा रहा है, एक बार यहाँ पर भी, तो ये सबसे लीस्ट बेसिक होगा, क्योंकि यहाँ पर ये लोन पेयर अवेलेबल नहीं है। बट यहाँ पर मैं देखूँ तो आफ्टर प्रोटोनेशन, यहाँ पर यदि यहाँ पे प्रोटोनेशन कर दिया मैंने NH2+, तो ये जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस इसको स्टेबलाइज करेगा केटाइन को। तो आफ्टर प्रोटोनेशन यदि स्टेबिलिटी मिल रही है अपने को तो वो बेसिक साइड सबसे ज़्यादा प्रबल होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा ही, और इसको हम क्या बोलते हैं, ग्वानिडीन डेरिवेटिव भी बोलते हैं, इसको हम ग्वानिडीन डेरिवेटिव भी बोलते हैं। तो ग्वानिडीन डेरिवेटिव है तो इसकी बेसिक स्ट्रेंथ भी सबसे ज़्यादा होगी। तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, जो मोस्ट बेसिक है वो डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन बी में देखते हैं। तो इसमें देख रहे हैं तो यहाँ पर ये टर्सरी एमाइन है, और ये जो लोन पेयर है यहाँ पर कोई फ्लिपिंग भी नहीं होगी क्योंकि ये ब्रिज हेड पोजीशन है। तो यहाँ पर नो फ्लिपिंग क्योंकि रिंग में है ये, तो यहाँ पर फ्लिपिंग को ब्लॉक किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये प्राइमरी एमाइन है, यहाँ पर रेजोनेंस डीलोकलाइज्ड हो रहा है, तो डीलोकलाइज हो रहा है तो ये बेसिक स्ट्रेंथ इसके सबसे लीस्ट होगी। और यहाँ पर देखा जाए तो ये सेकेंडरी एमाइन है, सेकेंडरी एमाइन में 2 प्लस आई ग्रुप भी दिए हुए हैं, यहाँ पर 3 साइड से प्लस आई भी आ रहा है, ठीक है। तो जनरली हमारे पास सेकेंडरी एमाइन जो होता है उसकी बेसिक स्ट्रेंथ टर्सरी एमाइन से ज़्यादा होती है। बट यहाँ पर यदि कंपेरिजन करें तो ये फ्लिपिंग होगी, इसमें फ्लिपिंग होगी, फ्लिपिंग अकर्स, फ्लिपिंग अकर की वजह से जो लोन पेयर होता है वो डीलोकलाइज रहता है, डीलोकलाइज फॉर्म में रहता है। अब यदि ये डीलोकलाइज फॉर्म में रहेगा तो इसका जो लोन पेयर है वो स्टेबल रह रहा है, तो लोन पेयर डोनेशन के लिए अवेलेबल लेस होगा। तो ये जो होगा कंपेरेटिवली लेस बेसिक होगा देन ए, लेस बेसिक देन ए, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये टर्सरी एमाइन है और फ्लिपिंग भी नहीं हो रही है, तो यहाँ पर मोर अवेलेबल है फॉर डोनेशन। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो बेसिक हो जाएगा वो हो जाएगा ए। तो मोस्ट बेसिक हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट सी। पार्ट सी में हमारे पास में यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये
OH माइनस इस तरह से, Na प्लस OH माइनस। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर CH3C डबल बॉन्ड माइनस एंड Na प्लस। यहाँ पर मैं देखूँ तो ये हो जाएगा CH3O माइनस। यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा NH2 माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर अपने को बेसिक स्ट्रेंथ चेक करनी है। तो बेसिक स्ट्रेंथ के लिए क्या करना है कि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, जहाँ पर नेगेटिव चार्ज लीस्ट स्टेबल होगा वही इजीली डोनेट कर पाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अपन देखें तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है। दैट मीन्स जो नेगेटिव चार्ज होगा वो ऑक्सीजन पे ज़्यादा स्टेबल होगा कंपेरेटिव टू नाइट्रोजन। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन दिया हुआ है, नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज ये लीस्ट स्टेबल होगा कंपेरेटिवली। तो कंपेरेटिव तो ये ज़्यादा आसानी से अपना लोन पेयर या ये नेगेटिव चार्ज डोनेट कर सकता है किसी को भी, इसलिए ये हो जाएगा मोस्ट बेसिक इन दीज 4 कंपाउंड्स। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पार्ट डी में हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पर एनिलीन है ये, तो एनिलीन की वजह से क्या हो रहा है, ये तो लोन पेयर हमेशा ही डीलोकलाइज रहेगा। ठीक है, सब में। बट यदि इसकी बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने वाला कोई ग्रुप जुड़ा हुआ हो, जैसे ये जो ग्रुप है इसमें क्या होता है, माइनस आई इज ग्रेटर देन प्लस एम। माइनस आई बेसिक स्ट्रेंथ को कमी करता है। OCH3 जो है प्लस एम ग्रुप है, ग्रेटर देन माइनस आई, यानी डोमिनेट ये कर रहा है NO2 में, माइनस एम माइनस आई। दैट मीन्स सिमिलरिटी सब में एनिलीन ही है, बट प्लस एम की वजह से इसकी क्या होगी, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, ये मोस्ट बेसिक हो जाएगा। आंसर हमारे पास सी। Thanks for watching. Hopefully this video solution series helped you out to clear your doubts. Give this video a thumbs up if it is useful for you. If you are new to this channel, make sure to click the subscribe button and bell notification icon so you don't miss latest videos from our video solution series and education related stuff from GM Academy.